चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें पहला क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe अभिक्रिया है। यानी ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा वियोजन अभिक्रिया या चौथा विस्थापन अभिक्रिया। चारों में से कौन सी अभिक्रिया है। तो इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक का निर्माण करते हैं, सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। सिर्फ एक का निर्माण करें मीन्स यहाँ पर अभिकारक एरो से इधर साइड वाले अभिकारक कहलाते हैं और उस साइड वाले उत्पाद कहलाते हैं। तो अभिकारक दो या दो से ज़्यादा हो और उत्पाद सिर्फ एक होना चाहिए, इधर की साइड एक, तब वो संयोजन अभिक्रिया होती है। लेकिन यहाँ तो उत्पाद दो हैं, तो इसका मतलब ये संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया नहीं होगी। उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो पूरा यौगिक होता है वो अपने अंदर के जो तत्व होते हैं, जो अपने अंदर अणु होते हैं, उनका क्या कर लेता है, चेंजिंग कर लेता है, अदला बदली कर लेता है। तो ये Al आया, Al ने इस Fe को धक्का लगाया और बाहर को फेंक दिया, तो ये अदला बदली नहीं हुई बल्कि विस्थापित हुआ। इस Al ने इस Fe2 को विस्थापित कर दिया, यहाँ से हटा दिया। जब यहाँ से हटा दिया इस जगह पर और इसकी जगह पर अपने आप आ गया, तो ये द्विविस्थापन नहीं हुआ। द्विविस्थापन जब होता है जब इस यहाँ पर होता है, ये इसे हटा के इसके पास को आता तब, यानी ये जो अभिक्रिया होगी वो विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि इसने आया और इसने इसे धक्का दिया और अपने आप इसकी जगह पर आ गया, तो इसका मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो हमारा ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 2Na + Cl2 2NaCl। अब यहाँ पर दो हैं ये और यहाँ पर अकेला मिला उत्पाद। जब अकेला मिला यानी जुड़ गया, यानी संयोजन हो गया, यानी योगात्मक हो गया, योगात्मक अभिक्रिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल CaOCO3। अब यहाँ पर अकेला है और दो या दो से ज़्यादा पार्टों में टूट रहा है। जब अकेला हो, दो या दो से ज़्यादा पार्टों में टूटे, तो ऐसी कंडीशन में वियोजन अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक कब होती है, जब दो या दो से ज़्यादा जुड़कर एक बन जाए पल्ली तरफ। और वियोजन क्या होती है, जब एक अकेला उधर की साइड दो या दो से ज़्यादा में टूट जाए, तब कौन सी हो जाती है, वियोजन अभिक्रिया हो जाती है। चौथा क्वेश्चन BaCl2 + Na2SO4 एरो BaSO4 + 2NaCl। अब इसे बारीकी से देखेंगे तो ये Ba के पास SO4 आ गया यहाँ पर और Cl2 Na2 के पास चला गया। इसका मीन्स अदला बदली हो गई, ये इस साइड आ गया, Na के साथ चला गया और BaSO4 के साथ चला गया। तो अदला बदली जब हो जाती है, ये देखिए BaSO4 के साथ आ गया, 2NaCl हो गया। जब अदला बदली हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। और यदि इसे पांचवा क्वेश्चन है Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2। अब Zn आया, इसने इसे धक्का दिया, तड़ाक सीना धक्का दिया और इसे फेंक दिया पल्ली तरफ को, यानी इसे विस्थापित कर दिया, यहाँ से विस्थापित कर दिया, अपने आप इसकी जगह पर आ गया, तब विस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन में अदला बदली होती है, जैसे ये है चौथा जो क्वेश्चन है वो। और जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें धक्का दे के अपने आप आ जाता है, उसे विस्थापित कर देता है जगह पे से। अब छठा क्वेश्चन, तो इसका मीन्स पांचवें क्वेश्चन का आंसर विस्थापन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन 2FeCl3 + 2H2O + Y एरो 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl। रासायनिक अभिक्रिया में Y है, मीन्स ये जो Y आया है यहाँ पर, इस Y की जगह पर इन चारों में से क्या चीज़ आएगी जिससे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाए, पूरी संतुलित हो जाए। तो देखते हैं हम। तो छठा क्वेश्चन 2FeCl3 + 2H2O + Y एरो 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl में Y है, मीन्स यहाँ पर जो Y है वो Y की जगह पर क्या चीज़ आएगी, इन चारों में से कौन सी चीज़ जो है यहाँ पर आए जिससे पूरी रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं। हम एरो से इधर वाले अभिकारक कहा जाता है, एरो से उधर वाले उत्पाद कहा जाता है। अब यहाँ पर हमें अभिकारक में कमी देखना, अभिकारक में भरना है, तो एक एक करके देखा जाएगा इसमें किस अभिकारक में किस चीज़ की कमी रह गई है, वही यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर Fe कितना बार है, 2 बार, इधर कितनी बार है, 2 बार Fe, तो Fe की तो कमी है नहीं। यहाँ पर Cl 3 बार, ये और ये 2 भी हैं, तो 3 की 2 की गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6, यानी Cl होगा 6 बार। यहाँ देखते हैं 2 दूनी 4 बार और 2 बार ये Cl, यानी Cl की भी कमी नहीं है। फिर H2O यानी 2 दूनी 4H और यहाँ पर 2 ये और 2 ये 4H हो गए। O कितने, 2 और O कितने है, यहाँ पर O है यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यानी O2 की कमी रह गई एक।
और O2 की यहाँ पर S है ही नहीं बिल्कुल भी इधर, लेकिन इधर S ये हैगा, यानी S की भी कमी रह गई। इसका मीन्स SO2 की कमी रह गई, यानी Y की जगह पर SO2 हमारा आ जाएगा। सिर्फ कमी देख लेते हैं किस चीज़ की होती है, वही हम लोगों का जो है SO2 उसकी जगह पर आ गया, वही आ जाता है। अभिकारक और उत्पाद को संतुलित किया जाता है, वही रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये केमिस्ट्री की हमारी पहली वीडियो थी जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कुछ क्वेश्चन करे। इसकी जो अभिक्रियाएं की टिप्पणी होती हैं वो भी बहुत आती हैं। मान लो आ जाए संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं वो संयोजन। वियोजन जो एक, दो या दो से ज़्यादा में टूट जाता है। विस्थापन, विस्थापन में धक्का मार देता है, मीन्स एक अणु का परमाणु जो होता है वो दूसरे की जगह ले लेता है और अपने आप अलग हो जाता है। और एक द्विविस्थापन में अदला बदली हो जाती है। तो इसी तरह के ये क्वेश्चन होते हैं इसमें। के दूसरे चैप्टर अम्ल, क्षार तथा लवण, इसकी MCQ के जो क्वेश्चन हैं बढ़िया बढ़िया जो आते हैं उन्हें हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है H2S विलयन का pH मान है। pH मान यदि 7 से कम होता है, 7 से कम, तो विलयन अम्लीय होता है, अम्लीय। यदि pH मान 7 होता है, पूरा 7, तो विलयन उदासीन होता है, उदासीन। यदि pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक, तो विलयन जो है वो क्षारीय होता है, क्षारीय। तो फिलहाल क्या है, H2S विलयन का pH मान है। अब इसमें हमें ये पहचानना होगा कि H2S अम्ल है या क्षार है। तो अम्ल क्या होता है? जो H आयन देते हैं H+, और क्षार क्या होता है? जो OH आयन देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा? ये अम्ल होगा, क्योंकि H2 आ रहा है, इसमें H आयन देगा ये, तो अम्ल होगा। ये जब अम्ल होगा तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, उदासीन विलयन का मान पूरे के पूरा 7 होता है। यानी इसका ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा, 7 से कम, क्योंकि ये अम्ल होगा। दूसरा क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का pH मान है। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। तीसरा, एक विलयन का pH मान 5 विलयन है। सीधी सीधी बात है बिल्कुल। 7 से कम यदि आ जाए तो विलयन अम्लीय, 7 आ जाए तो उदासीन, 7 से अधिक आ जाए तो क्षारीय। फिलहाल क्या कह रहा है? pH मान 5 है, तो 5 जो है वो 7 से कम है। जब 7 से कम है 5, तो इसका मतलब जो ये विलयन होगा वो अम्लीय होगा, क्योंकि अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। अगला चौथा क्वेश्चन, 10⁻⁶ m HCl विलयन का pH मान है। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी एक अम्ल है। जब अम्ल है तो इसका जो अम्ल होता है, जब तो ये सीधा सीधा ऊपर वाला जो उत्तर होता है, ऊपर वाला, वो भी माइनस हटाकर सिर्फ ये ऊपर वाला 10 की घात में जो ऊपर होता है वही उत्तर हो जाता है, वही pH मान हो जाता है, यानी 7। अब इसे फॉर्मूले के हिसाब से यदि देखा जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से यदि इसे देखा जाएगा तो ये फॉर्मूला होता है H+ सांद्रण बराबर 10⁻⁻⁶। pH मान हमें ज्ञात करना है, तो सीधा सीधा सूत्र होता है H+ बराबर 10⁻⁻pH। इसकी जगह पर ये मान रख दिया जाएगा 10⁻⁻⁶ बराबर 10⁻⁻pH। यहाँ पर 10⁻⁻pH, यहाँ पर 10⁻⁻⁶, तो -pH बराबर -6, यानी pH का मान सीधा सीधा 6 निकल के आ जाएगा। या फिर जब ऑप्शन में है तो डायरेक्ट, यहाँ पर यदि अम्लीय है, अम्लीय, तो 10 की घात जितनी होती है माइनस हटाकर वही उत्तर हो जाता है, यानी 6 हमारा pH मान इसका हो जाएगा। शुद्ध जल H2O का pH मान है। शुद्ध जल आ जाए एग्जाम में, या H2O बात एक ही होती है। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। उदासीन विलयन और शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। यदि विलयन क्षारीय हो तो pH मान 7 से ज़्यादा होता है, और यदि विलयन अम्लीय हो तो pH मान 7 से कम होता है। 0 pH मान वाला विलयन है। अब 0 क्या है? 0 7 से ज़्यादा है या कम है? 7 से देखा जाता है, तो 0 7 से कम है। तो 0 जब 7 से कम है तो इसका जो pH जो विलयन हो जाएगा ये A अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि 7 से कम वाला जो होता है वो अम्लीय विलयन होता है। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2, तो यही वाला pH मान हो जाएगा, बस 2 जो है, तो pH मान कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 8वें सवाल की ओर चलते हैं, 8वें क्वेश्चन की ओर। एक विलयन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन मीन्स H, आयन पॉजिटिव, सांद्रण मीन्स ये ब्रैकेट। जब H पॉजिटिव ब्रैकेट का मान दे देता है तो 10 की घात में जो होता है वही डायरेक्ट pH मान हो जाता है, यानी 7। हालांकि हम लोग ये अभी MCQ कर रहे हैं, तो जब इसे अति लघु में करा जाएगा तो ये अलग तरह से करा जाएगा। फिलहाल MCQ डायरेक्ट हमें OMR सीट में लगाना है तो डायरेक्ट ही कर देंगे।
यानी 10 की घात में 7 है तो डायरेक्ट 7 ही ऑप्शन हो जाएगा। नवा क्वेश्चन, 1 विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण। हाइड्रोक्साइड का मीन्स होता है OH और आयन, यहाँ पर आयन होता है माइनस। हाइड्रोक्साइड के साथ जो आयन होता है वो नेगेटिव साइन। सांद्रण मीन्स ब्रैकेट, तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस। अब ये 10 की घात डायरेक्ट उत्तर नहीं होगा। अब इसका उत्तर निकालने के लिए इसे 14 में से घटा दिया जाएगा। यदि डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन होता तो डायरेक्ट 10 की घात वाला उत्तर हो जाता, लेकिन जब हाइड्रोक्साइड आ जाता है तो 10 की घात वाले को 14 में से घटा दिया जाता है। तो 14 में से 12 घटा देंगे, डायरेक्ट 2 बचेगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम 0.001 NaOH बिलियन का pH मान है। NaOH बिलियन का pH मान है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। 0.001 पॉइंट कितने के बाद है? 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है। यदि यहाँ पर NaOH की जगह पर HCl होता तो ये अम्ल होता तो pH मान 4 हो जाता, लेकिन NaOH क्या है? एक क्षार है। NaOH एक क्षार है, जब क्षार है तो इसका हम डायरेक्ट 4 नहीं कर सकते। अगर यहाँ HCl होता तो डायरेक्ट इसका pH मान जितने के बाद पॉइंट होता उतना हो जाता, लेकिन यहाँ पर है NaOH बिलियन, तो जितने के बाद पॉइंट है उसे 14 में से घटा दिया जाएगा। यानी 4 के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है 14 में से 4 घटा दिया जाएगा, 10 बचेंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11वां, उदासीन विलयन का pH मान है। उदासीन विलयन का, अम्लीय विलयन का 7 से कम, क्षारीय विलयन का 7 से अधिक और उदासीन विलयन का पूरा 7 होता है, pH मान 7। क्षारीय विलयन में फिनोल्फिथेलिन जो सूचक होता है, फिनोल्फिथेलिन क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है? क्षारीय विलयन में फिनोल्फिथेलिन का रंग कैसा होता है? तो क्षारीय विलयन में फिनोल्फिथेलिन का रंग जो होता है वो लाल होता है। क्षारीय विलयन में फिनोल्फिथेलिन का रंग जो होता है वो लाल होता है। 13वां क्वेश्चन, क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है। क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है, तो क्षारीय विलयन में जो फिनोल्फिथेलिन था उसका रंग था लाल, लेकिन क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है पीला, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 14वां, अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है अम्लीय विलयन में, तो अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है लाल। 15वां, निम्न में से प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार कौन सा है? तो इनमें से प्रबल क्षार जो है वो KOH है, KOH। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल HCN। 17वां, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, ये सूत्र होता है खाने के सोडा का NaSCO3, CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का, Na2CO3 10H2O यही काय का सूत्र होता है? धावन सोडा का। 18वां, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। अम्ल मतलब जिसमें H आता हो, तो अम्लीय लवण यानी जिसमें H आता हो, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, NaSO4। 19वां, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी पीने वाले पानी को जो जीवाणु होते हैं उसे दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो वो ब्लीचिंग पाउडर, रंजक चूर्ण या CaOCl2 प्रयोग किया जाता है। 20वां क्वेश्चन, खाने के सोडा का सूत्र है। खाने के सोडा का, ये वाला सोडियम कार्बोनेट NaSCO3 यही खाने के सोडा का सूत्र होता है। ऊध्र्वपातन का गुण होता है। ऊध्र्वपातन मीन्स किसी ठोस को गर्म करने पर वो डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था में नहीं बदलता है। तो वो गुण किस में होता है? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम बाइकार्बोनेट में, नमक में, सोडियम क्लोराइड में, या नौसादर NH4Cl नौसादर या अमोनियम क्लोराइड में। तो ये ऊध्र्वपातन का गुण जो होता है वो नौसादर अमोनियम क्लोराइड में होता है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर को हम गर्म करें, यदि बेकिंग पाउडर को हम गर्म करें तो कौन सी गैस निकलती है? देखते हैं कौन सी गैस निकलती है। बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, बात एक ही होती है, यानी NaHCO3 को जब हम गर्म करते हैं, गर्म, तो होता क्या है? ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 और संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिए जाते हैं, तो गैस कौन सी निकली? CO2 गैस निकलती है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे केमिस्ट्री के MCQ सीरीज के। 23वां क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये जो बोर्ड ने
मॉडल पेपर भेजा, उसमें भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी नीला लिटमस पत्र जो होता है उसे लाल कौन कर देता है? उसे लाल अम्ल कर देता है। अगला 24वां, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को नीला क्षार कर देता है। अगर आ जाए नीले लिटमस पत्र को लाल तब अम्ल, और आ जाए यदि लाल लिटमस पत्र को नीला तब क्षार कर देता है। 25वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो अम्लीय जो हाइड्रोजन परमाणु उनकी संख्या कितनी है? 2। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में HCl होगा, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इस विलयन में क्या होगा? HCl होगा। 27वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। तो एंटीमनी और आर्सेनिक ये 2 ऑप्शन बन जाते हैं, एंटीमनी या आर्सेनिक। चाहे एंटीमनी आ जाए चाहे आर्सेनिक आ जाए तो इसका जो उत्तर हो जाता है वो उपधातु हो जाता है। ये दोनों उपधातु होते हैं। 28वां, अज्ञात वर्तनीयता व्यक्त करता है। अज्ञात वर्तनीयता क्या होता है? कि किसी चीज को हथौड़े से पीटने पर वो टूटे नहीं, बल्कि वो जो है चादर के रूप में फैल जाए, उसके पृष्ठ में वृद्धि हो जाए। जैसे हमने ईंट ली और ईंट को हमने हथौड़े से तोड़ा तो वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, भंगुर हो जाएगी। भंगुर यानी टूट जाना, भंगुर पदार्थ। लेकिन अज्ञात वर्तनीयता क्या होता है? जब हम हथौड़े से उसे पीटें तो पीटने के बाद वो टूटे नहीं, बल्कि क्या हो जाए? वो फैल जाए, उसका पृष्ठ फैल जाए। तो क्या होता है वो? सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, तांबा जो होता है, तांबा, ये अज्ञात वर्तनीयता होता है। क्योंकि इस पर जब हम पीटेंगे इसे तो ये टूटेगा नहीं, बल्कि इसके पृष्ठ में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ये फैल जाएगा, इसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। अगला, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? ठंडे जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया कर लेती है? तो ठंडे जल के साथ जो धातु अभिक्रिया करती है वो सोडियम या कैल्शियम धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो कार्बन तथा उसके यौगिक, जिसमें से 1-2 विकल्प लगभग आ ही जाते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन, एल्केनों का सामान्य सूत्र है। 3 श्रेणियां होती हैं ये, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन। एल्केनों का सामान्य सूत्र है, एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2। मीन्स यहाँ पर जितना होता है उसके दुगने से 2 ज़्यादा होता है H। C के बराबर में जितना होता है उसके दुगने से 2 ज़्यादा होता है H, यानी Cn। तो H2n+2 यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्केनों का सामान्य सूत्र में 2n+1 होता है और एल्कीन के सामान्य सूत्र में यहाँ से 2 हट जाता है, सिर्फ यहाँ 2n बचता है, यानी CnH2n। एल्केनों का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एक बार इसे समझ लेते हैं। मान लो हमें दे दिया C3H8, C3H8 बताओ ये एल्कीन, एल्काइन या एल्केन कौन सी श्रेणी का मेंबर होगा? तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ ये C के बराबर में जो होते हैं उसका दुगना करते हैं, दुगना। 3 का दुगना 3 दूनी 6। फिर ये देखते हैं ये दुगना है, दुगने से ज़्यादा है या दुगने से कम है। तो इसका हमने दुगना किया, 3 दूनी 6। यहाँ पर कितना है? 8। इसका मीन्स ये 3 दूनी 6 दुगना हुआ, तो ये 6 से भी 2 ज़्यादा है क्योंकि ये 8 है। तो जब 6 से 2 ज़्यादा है, दुगने से 2 ज़्यादा है, तो ये एल्केन श्रेणी का सदस्य हो जाता है, एल्केन। अगर यहीं पर होता C4H8, इसका दुगना करते C4, 4 का दुगना 8, 4 दूनी 8। अब इसे देखा जाता है ये कितना है यहाँ पर? 8। यदि पूरा दुगना आ जाए, पूरा दुगना, तब ये एल्कीन श्रेणी हो जाती है, एल्कीन श्रेणी। अगर यही होता C4H6, इसका दुगना करके देखते 4 का, 4 दूनी 8। ये कितना है? दुगने से 2 कम है, तो इसका मीन्स ये दुगने से 2 कम, तब कैसी श्रेणी हो जाती है? तब एल्काइन श्रेणी हो जाती है, एल्काइन। तो जब दुगने से 2 ज़्यादा तब एल्केन, दुगना तो एल्कीन, दुगने से 2 कम तो एल्काइन। तो इस तरह से कोई सा भी मेंबर दे सकता है। मान लो इतना बहुत सा नंबर दे दे, ये वाला H12, H26, तो इसका दुगना किया जाएगा सिर्फ, 12 दूनी 26। ये कितना है?
12 दूनी 24, सॉरी 12 दूनी 24, ये कितना है 26, तो 12 दूनी 24, यहाँ पर है 26, तो दुगने से 2 ज़्यादा है, तो इसका मीन्स ये कौन सा हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, एल्केन, जब दुगने से 2 ज़्यादा है। अगर यही हो जाता है H12 H22, तो इसका दुगना करते, 12 दूनी 24, यहाँ कितना है 22, यानी दुगने से 2 कम है, जब दुगने से 2 कम होता तब ये एल्काइन हो जाता, काइन, तो पहले होता है दुगने से 2 ज़्यादा एल्कीन, फिर एल्कीन पूरा दुगना, फिर एल्काइन दुगने से 2 कम होता है एल्काइन में। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में एल्कीन है, तो एल्कीन, एल्काइन, एल्केन किसी का भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में यदि, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसका दुगना करना है, दुगना किया जाएगा सी के बराबर वाले का, 2 का दुगना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दुगना, फिर यहाँ देखा जाएगा यहाँ है 6, तो ये दुगने से 2 ज़्यादा है, 2 दूनी 4, 4 से 2 ज़्यादा है, जब दुगने से 2 अधिक होता है तब एल्केन श्रेणी होती है, एल्केन, पूरा दुगना होता है तो एल्कीन, दुगने से 2 कम होता है तो एल्काइन, तो फिलहाल ये दुगना है, पूछा गया एल्कीन, एल्कीन में दुगने ही होना चाहिए, ये दुगने से 2 ज़्यादा है, तो ये दुगने से 2 ज़्यादा है और एल्कीन में पूरा दुगना होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये एल्केन श्रेणी होगी। यहाँ पर देखेंगे 2 का दुगना 2 दूनी 4, 4 ही H है, एल्कीन में दुगना ही होता है, पूरा दुगना होता है एल्कीन में, और ये 2 का दुगना 4, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये दुगना लिखा पड़ा है H इधर। इसे चेक कर लेते हैं, 2 का दुगना 2 दूनी 4, 2 का दुगना 2 दूनी 4, अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 2, तो दुगने से 2 कम है, तो इसका मतलब ये जब दुगने से 2 कम है तो ये हमारी एल्काइन श्रेणी हो जाएगी, और D तो बराबर है, वो तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एल्काइन है, वही कंडीशन दुगना देखने वाली, बस दुगना देखो सबसे पहले, और एल्काइन में क्या होता है, दुगने से 2 कम, इसमें पूरा दुगना, एल्कीन में इसमें दुगने से 2 कम, दुगने से 2 कम, तो दुगने से 2 कम, 3 दूनी 6, यहाँ कितने हैं 8, तो ये दुगने से 2 ज़्यादा है, तो ये तो एल्केन होगी गलत, 4 दूनी 8, यहाँ कितने हैं 10, तो दुगने से 2 ज़्यादा एल्केन हो गई ये तो, और पूछी एल्काइन है गलत, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये कौन सी हो गई, एल्कीन हो गई, पूरा दुगना है, तो ये भी गलत, पूछी एल्काइन है, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना है 4, दुगने से 2 कम, क्योंकि 6 से 2 कम है 4, इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एल्केन है, एल्केन मीन्स दुगने से 2 अधिक, दुगने से 2 अधिक, तो दुगने से 2 अधिक, दुगने से 2 अधिक, 3 दूनी 6, 3 का दुगना 6, यहाँ पर कितने हैं 8, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा एल्केन, 4 दूनी 8, यहाँ कितने हैं 10, लगता है थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 8, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, एल्केन पूछा गया, पहला ऑप्शन हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ पूरा 8 है, तो ये एल्कीन होगी, गलत हो गया ऑप्शन सी, 3 दूनी 6, ये भी गलत हो गया, और 3 दूनी 6, ये 2 कम है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह सिर्फ हमें दुगना करके देख लेना है, यदि पूरा दुगना आए तो एल्कीन, दुगने से 2 ज़्यादा एल्केन, दुगने से 2 कम तो एल्काइन। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य, तो एल्केन श्रेणी का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, प्रथम सदस्य के लिए हम n की जगह पर यहाँ 1 रख देंगे, तो C1H2 1 लिखा जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 जोड़ दिया जाएगा, तो 2 4 हो जाएंगे, यानी CH4, तो CH4 जो होता है वो मैथेन का सूत्र होता है, यानी एल्केन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होगा वो मैथेन होगा। अब उसके बाद ऐसे तो दे ही सकता है, लेकिन सूत्र के रूप में भी दे सकता है CH4, तो मैथेन श्रेणी, वो एल्केन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है वो मैथेन होता है, मैथेन का सूत्र अगर यदि दे दे विकल्प में तब सूत्र भी दे सकता है CH4, जैसे सूत्र के रूप में ये विकल्प दिया हुआ होता CH4 C2H6 C2H2 NOT, तो हम मैथेन का सूत्र जानते हैं CH4 होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी मैथेन हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, एल्कीन का सूत्र होता है SCnH2n, यहाँ पर n की जगह 1, लेकिन n की जगह 1 लिखने के बाद कार्बन संतुलित नहीं हो पाते हैं, इसलिए एल्कीन और एल्काइन दोनों में n की जगह पर प्रथम सदस्य के लिए 2 रखे जाते हैं, एल्कीन और एल्काइन में दोनों में प्रथम सदस्य की जगह पर 2 रखे जाते हैं, यानी C n की जगह पर 2, H n की जगह पर 2, 2 दूनी 4, यानी C2H4, ये किसका सूत्र होता है, ये होता है C एथिलीन का, यानी एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य का जो
हो जाएगा वो मैथेन हो जाएगा CH4। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथिलीन यानी C2H4 भी आ सकता है ऑप्शन में। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य, इसके ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, चलो फिर भी एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य, एल्काइन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n-2 मीन्स n की जगह पर 2 रख दिए जाएंगे, C2H 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2 बचेंगे, C2H2। ये किसका सूत्र होता है? ये होता है एसिटिलीन का सूत्र, एसिटिलीन। तो ऐसी कंडीशन में एल्काइन श्रेणी का एसिटिलीन या C2H2। तो कहने का मतलब ये है एल्केन श्रेणी का जो सूत्र होता है, प्रथम सदस्य होता है एल्केन श्रेणी का, एल्केन CnH2n+2, एल्केन मीन्स ये, इसका जो प्रथम सदस्य है वो CH4 या हम कह सकते हैं मैथेन है। CnH2n मीन्स एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन का प्रथम सदस्य C2H4 मीन्स क्या? एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन। CnH2n-2 ये हो जाएगा C2H2 मीन्स एसिटिलीन, एसिटिलीन। तो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मैथेन, एल्कीन श्रेणी का एथिलीन और एल्काइन श्रेणी का एसिटिलीन। सूत्र इनके ये होते हैं, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन के जो सामान्य सूत्र होते हैं वो ये 3, एल्केन का ये वाला, एल्कीन का ये वाला, एल्काइन का ये वाला। तो जैसी ही एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2, एल्कीन श्रेणी का CnH2n, एल्काइन श्रेणी का CnH2n-2, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य CH4 मैथेन, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य C2H4 एथिलीन, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य CnH2n-2 C2H2 यानी एसिटिलीन। तो इस तरह यह क्वेश्चन निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। यौगिक, कार्बनिक यौगिक में 2 प्रकार के यौगिक होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त क्या होता है? वे यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच, उन्हें संतृप्त कहा जाता है। और असंतृप्त जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उन्हें असंतृप्त कहा जाता है। अब संतृप्त असंतृप्त में श्रेणियाँ जो हमने कल कुछ क्वेश्चन करे थे उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जो एल्केन श्रेणी थी, एल्केन वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की होती है, संतृप्त की। एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की होती है, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त। मीन्स यदि एल्केन श्रेणी होगी तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। एल्कीन या एल्काइन श्रेणी जब होती है तब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो पहला वाला हम देखते हैं, C यहाँ पर 1 है, 1 का दुगना कर लेते हैं। जैसे हमने कल, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो वो पिछली वीडियो पहले देखिए, क्योंकि उसमें आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। एल्केन क्या होती है, एल्कीन क्या होती है, एल्काइन क्या होती है। फिर एल्केन सीरीज दिखते ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एल्काइन सीरीज दिखते ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है। यदि बाउंडेड के रूप में दिया हुआ हो तो कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड आ जाए तब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो पहला वाला हम देखते हैं, C के बराबर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का दुगना 2, लेकिन यहाँ पर कितना है? 4, दुगने से 2 ज़्यादा। इसका मीन्स ये एल्केन श्रेणी हो गई, क्योंकि दुगने से 2 ज़्यादा एल्केन होते हैं। जब एल्केन हो गई तो मीन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, लेकिन हमें बताना क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा विकल्प देखते हैं, 2 इसका दुगना करा जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ कितना है? 6, यानी दुगने से 2 ज़्यादा है, क्योंकि दुगना हुआ 4, यहाँ 6, दुगने से 2 ज़्यादा, तो ये भी एल्केन सीरीज हुई, एल्केन सीरीज यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ देखते हैं, अब इसमें करते क्या अधिकतर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखने के बाद C और O के बीच में डबल बॉन्ड है तो सोचते हैं डबल बॉन्ड आ गया और सीधा सीधा क्या हो गया? असंतृप्त यौगिक हो गया। लेकिन नहीं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो देखा जाता है वो कार्बन कार्बन के बीच देखा जाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है। डी वाला ऑप्शन, 2 यहाँ देखा, 2 का दुगना 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर है, पूरा दुगना मीन्स एल्कीन सीरीज, और एल्कीन सीरीज ही असंतृप्त यौगिक होते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित है? एल्कोहलीय समूह, एल्कोहलीय समूह। अब कोई भी जब कार्बनिक यौगिक होता है
कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है तो वह एल्किल समूह यानी R और क्रियात्मक समूह X से बना होता है। एल्किल समूह R और क्रियात्मक समूह X से बना होता है। एल्किल समूह का मीन्स है CnH2n+1। एल्किल समूह जो R होता है उसका मीन्स है CnH2n+1। और जो बचता है सिंगल बॉन्ड लगाकर वो क्रियात्मक समूह, जैसे OH आ जाए, सिंगल बॉन्ड COOH आ जाए और सिंगल बॉन्ड CHO आ जाए, जो भी आ जाए, तो ये वाला यदि आ जाता है OH तो OH लेकिन एल्किल समूह के साथ OH आ जाए तब वो एल्कोहली समूह हो जाता है। हम देखते हैं अब CH3COOH, CH3COOH। अब ये OH दिख रहा है तो अधिकतर स्टूडेंट इस OH को देखते ही पहला ही विकल्प लगा देंगे, लेकिन पहला नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी O मौजूद है तो ये पूरा मिलाया जाएगा, तो ये COOH होगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। CH3CH2OH, CH3CH2, CH3CH2, यहाँ C1, यहाँ C1, C हो गए 2, H यहाँ पर 3, H यहाँ पर 2, H हो गए 5, तो यहाँ C2, H5, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यानी एल्किल समूह हो गया ये R। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है OH, तो यही हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। फिर भी आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी OH लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर ये एल्किल समूह नहीं है क्योंकि 6 दूनी 12 और 1 13, यानी C6H13 होने चाहिए थे। ये तो जल है, यहाँ तो C ही नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी हमारा इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन की ओर ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन में जो क्रियात्मक समूह होगा वह सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड यानी CO वाला होता है। CHO गलत, एल्डिहाइड समूह होता है ये। OH एल्कोहली समूह होता है। COOH कार्बोक्सिल समूह होता है। तो इसका मीन CHO एल्डिहाइड समूह। CHO जो होता है वो एल्डिहाइड समूह होता है। एल्डिहाइड समूह। CO जो होता है वो कीटोनी समूह यानी ब्यूटेनॉन, ये सब आते हैं। और OH एल्कोहली समूह और COOH कार्बोक्सिल समूह। COOH जो होता है वो कार्बोक्सिल समूह होता है। निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो असंतृप्त होता है। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ पर C और O के बीच डबल बॉन्ड है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर C और O के डबल बॉन्ड है, बीच में नहीं। C वाला देखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो C और C के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर C और O के बीच में डबल बॉन्ड आया है तो C कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच। तो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच है। यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच है, यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच है। कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ C वाले विकल्प में सही है, तो C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? कीटोनी समूह CO, कीटोनी समूह CO कीटोनी समूह। लेकिन यहाँ पर भी H यहाँ है, H यहाँ है, लेकिन एल्किल समूह यानी C होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि इस साइड H है, ये पूरा मिलेगा, CHO होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये भी पूरा मिलेगा, CHO होगा, एल्डिहाइड समूह हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये पूरा मिलेगा, COOH, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आगे C आ गया, यही बचा COO, C डबल बॉन्ड O यानी C डबल बॉन्ड O, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कीटोनी समूह CO ग्रुप वाला कीटोनी समूह होता है। 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सजातीय युग्म है। सजातीय युग्म मीन्स जिसमें एक से क्रियात्मक समूह होते हैं, वह युग्म जिसमें सेम क्रियात्मक समूह होते हैं वह सजातीय युग्म कहलाते हैं। हमने ये लिया तो C के बराबर में कुछ नहीं है, 1 1 का दुगना 2, यहाँ पर 4 है तो 2 से 2 ज़्यादा यानी एल्केन सीरीज़ हुई है, एल्केन। यहाँ पर पूरा दुगना यानी ये एल्कीन हुई, यहाँ पर एल्केन, यहाँ पर एल्कीन, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर OH, यहाँ पर क्रियात्मक समूह CHO, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये एल्कोहली, ये एल्डिहाइड समूह। यहाँ पर CHO, यहाँ भी CHO, दोनों सेम क्रियात्मक समूह यानी ऑप्शन C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर OH, यहाँ पर O, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जिसमें एक से क्रियात्मक समूह होते हैं वही हमारा क्या होता है, सजातीय युग्म होता है। 16वां क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल का UPSC नाम है। एथिल एल्कोहल, अब ये सूत्र से भी पूछ सकता था। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH। सेम क्वेश्चन इस तरह से बन सकता था, C2H5OH का UPSC नाम है, क्योंकि एथिल एल्कोहल से भी पूछ सकता है, C2H5OH से भी पूछ सकता है। तो C2H5OH, C2 पे होता है क्या, एथ, OH यानी
OH यानी एल्केनोल, एल्केनोल, एल की जगह कार्बन नंबर कितना है 2, तो एथेनोल, एथेनोल यानी इसका C2H5OH का जब OH दिख जाता है, जब OH एल्कोहली समूह दिख जाता है तो IUPAC सूत्र जो होता है वो एल्केनोल होता है। ये सिर्फ एल की जगह कार्बन नंबर लिख दिए जाते हैं। कार्बन नंबर C2 है, C2 पे होता है एथ, तो इसका मीन्स एथेनोल हो जाएगा, ये एथेनोल। तो एथेनोल यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। अब एसिटिक अम्ल से भी आ सकता है, CH3COOH से भी आ सकता है, क्योंकि एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो CH3COOH होता है। अब COOH दिखते ही होता है एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, एल की जगह कार्बन नंबर है 1 2, 2 पे होता है एथ, यानी एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एसिड कह दो या अम्ल कह दो, एसिड कह दो या अम्ल कह दो, तो एथेनोइक अम्ल, ये तो गलत हो जाएगा, एसिटिक एसिड कर दिया इसमें, एसिड बस इसे इंग्लिश में लिख दिया गया एसिड, और यहाँ पर एथेनोइक एसिड यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमारी ये कार्बन तथा उसके यौगिक की MCQ की वीडियो थी। इसी तरह हम आगे को चलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी। 18वां क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है। हमारी MCQ की सीरीज़ चल रही है, लगातार आप लोग बने रहिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंडों में सभी जगह पर वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए और वो भी अच्छे से सीख पाएँ। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है SCHO, तो SCHO सूत्र, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड का नाम आ जाए IUPAC, चाहे SCHO का आ जाए, फॉर्मेल्डिहाइड का भी आ सकता है, SCHO का भी आ सकता है, बात एक ही होती है। तो SCHO मीन्स एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह का जो IUPAC लिखा जाता है वो एल्केनल से लिखा जाता है, एल्केनल। फिर उसके बाद ये देखा जाता है कार्बन नंबर कितना है, कार्बन नंबर सिर्फ 1 है, तो एक कार्बन पर एल की जगह पर लिख दिया जाएगा मैथ, यानी मैथेनल, मैथेनल। इसका मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड या SCHO का जो IUPAC नाम हो जाएगा वो मैथेनल हमारा राइट ऑप्शन, यानी बी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। IUPAC नाम, एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जब समूह आ गया तो इसका मतलब CHO आएगा ही आएगा। अब फॉर्मेल्डिहाइड तब SCHO, एसिटल्डिहाइड तब CH3CHO, CH3CHO से आ जाए या एसिटल्डिहाइड से आ जाए, बात एक ही होती है। CHO दिखते ही एल्केनल सूत्र होता है, एल्केनल से IUPAC नाम लिखा जाता है। एल्क की जगह पर सिर्फ कार्बन नंबर लिख दिए जाते हैं और कुछ नहीं। 1 2, 2 कार्बन नंबर पे एथ, और एनल ऐसी का ऐसी, यानी एथेनल, एथेनल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसीटोन, एसीटोन का IUPAC नाम है, तो एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। CO जब दिख जाता है तब एल्केनोन सूत्र होता है, एल्केनोन से IUPAC नाम लिखा जाता है। 1 2 3, 3 कार्बन नंबर, 3 कार्बन नंबर पे आता है प्रोप, तो इसका मीन्स एसीटोन या CH3COCH3 का जो IUPAC नाम होता है वो प्रोपेनोन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CH3COCH3, CO आ गया, इसका मतलब ये कीटोनी समूह हो गया। कीटोनी समूह पर एल्केनोन, ये हमारा IUPAC नाम इसकी सहायता से लिखा जाएगा। एल की जगह कार्बन नंबर, तो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन पे होता है प्रोप, तो इसका मीन्स ये हो जाएगा प्रोपेनोन, 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 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। C2H6 का IUPAC नाम है। C2H6, इसे देख, इसका दुगना करते हैं, C का दुगना, C है 2, 2 का दुगना 2 दूनी 4, 4। फिर यहाँ H देखते हैं कितने हैं, H है 6, लेकिन दुगना आया 4, तो दुगने से 2 ज़्यादा हैं क्योंकि 6 H हैं, और C का दुगना कितना हुआ 4, तो 2 ज़्यादा हुआ। जब दुगने से 2 ज़्यादा होता है तो वो एल्केन सीरीज़ होती है, एल्केन। एल की जगह कार्बन नंबर है 2, 2 पर होता है एथ, यानी एथेन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड एल के नल आवाज़ निकालता है, एल के नल वही एल्डिहाइड होता है। मैथेनॉल की आवाज़ निकाल रहा है तो ये तो एल्कोहली समूह होगा। एथेनॉल ये भी एल्कोहली समूह। एथेन ये एल्केन श्रेणी। मैथेनल एल्केनल आवाज़ निकली, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल OH समूह होगा और C कितने होंगे 3, वो प्रोपेनॉल होगा, यानी OH समूह C3, OH समूह C3, तो यहाँ तो मसला थोड़ा गड़बड़ है। प्रोपेनॉल C3 होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन खैर हो ही नहीं सकता क्योंकि C3 होते हैं। अब इन तीनों में कौन सा विकल्प होगा? अब कभी भी कोई भी कार्बनिक यौगिक बनता है वो RX से बनता है। R मीन्स एल्किल समूह, यानी CnH2n+1। CnH2n+1 मीन्स यहाँ पर N जो भी होगा C का, उसका दुगने से एक अधिक आता है इधर की साइड। अब यहाँ पर हम दुगना करेंगे, 3 दूनी 6, दुगने से एक ज़्यादा होना चाहिए, तो ये तो दुगने से ज़्यादा है नहीं एक, क्योंकि एल्किल समूह तभी होता है दुगने से एक ज़्यादा होता है। यहाँ आते हैं ये पूरा दुगना है, जबकि दुगने से एक ज़्यादा होना चाहिए, ये भी विकल्प गलत। यहाँ देखते हैं 3 दूनी 6 और दुगने से एक ज़्यादा, क्योंकि यहाँ 7 है, तो यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन 25वां, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है प्रोपेन। एन की आवाज़ निकली, कार्बन कितना है 3, प्रोपे 3 कार्बन, एन की आवाज़ निकली, तो यानी दुगने से 2 ज़्यादा, एच दुगने से 2 ज़्यादा, इसका दुगना 3 दूनी 6 और 2 ज़्यादा तो 8, यानी C3H8, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु प्रथम समूह वाली जो धातुएं होती हैं वो क्षारीय धातु होती हैं, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं Na, पहला क्या है Na का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1, आखिर में 1 आ गया। यदि आखिर में 1 आ जाता है तो वो प्रथम पहले वाले समूह का तत्व होता है, और पहले समूह के जितने भी तत्व होते हैं वो सब क्षारीय धातु कहलाते हैं। कौन कौन से? हेलिनाकार अक्सर Li Na K Rb CS Fr, ये सब क्या होंगे? क्षारीय धातु होंगे। तो क्षारीय धातु कौन से होते हैं? जो प्रथम समूह के तत्व होते हैं वो क्षारीय धातु कहलाते हैं। अच्छा, क्षारीय मृदा धातु होते हैं, क्षारीय मृदा धातु क्या होता है? जो दूसरे समूह के, द्वितीय समूह के जो तत्व होते हैं वो क्षारीय मृदा धातु होते हैं। तो फिलहाल क्षारीय धातु पूछा गया, तो क्षारीय धातु कौन सा होगा? इसमें सोडियम पहले वाले समूह का तत्व हो जाएगा, यानी आखिर में 1 आएगा इसके। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Li विकर्ण संबंध दर्शाता है। Li किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? तो Li जो है वो Mg के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। विकर्ण संबंध जो द्वितीय आवर्त के कुछ तत्वों के गुणधर्म तृतीय आवर्त के कुछ तत्वों के गुणधर्म के समान होते हैं, जो उनके विकर्णीय अभिरूप होते हैं, विकर्ण वाले, तो वो किसके साथ दर्शाता है? Li दर्शाता है Mg के साथ। निरूपक या प्रारूपिक तत्व है। निरूपक तत्व किसे कहा जाता है? वे तत्व जो तृतीय आवर्त के होते हैं, तृतीय आवर्त के तत्वों को निरूपक तत्व कहा जाता है। तृतीय आवर्त सोडियम देखते हैं कौन से आवर्त का है? 11 2 8 1, तो 1 2 3 तृतीय आवर्त हो गया और प्रथम समूह हो गया इसका। तो तृतीय आवर्त के तत्व भी क्या कहलाते हैं? निरूपक तत्व कहलाते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर भी के को देख लेते हैं। के क्या? पोटेशियम, इसका होता है 19 तो 2 8 8 1, तो ये तो चतुर्थ आवर्त का हो जाएगा। और जबकि किसे कहा जाता है? निरूपक तत्व जो तृतीय आवर्त के तत्व होते हैं उन्हें निरूपक तत्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धनी है? विद्युत धनी का मतलब होता है जो पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन कौन दूसरे को दे देता है अपना। फ्लोरीन 2,7, तो ये तो इसे तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता अपनी अंतिम कक्षा पूरी करने के लिए। इस पर नेगेटिव चार्ज, ये तो ऑप्शन है नहीं, ये भी नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन सल्फर भी नेगेटिव चार्ज, तो विद्युत धनी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है? विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम किसकी है? तो जिसकी विद्युत धनात्मकता सबसे ज्यादा होगी उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी। अब Na है, Na 11 2 8 1, तो यानी इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एकदम फटाक से ना किसी को भी दे देगा, किसी को भी। Mg 12 होता है 2 8 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 को खींचने में थोड़ी परेशानी होगी,
जब 2 को खींचना परेशानी होगा, ये भी पॉजिटिव धन होगा, धनात्मक होगा, धात्विक होगा, लेकिन 2 को थोड़ी ज्यादा परेशानी, तो 1 को आराम से खींच दिया जाएगा। तो इसलिए ज्यादा जो विद्युत धनी होगा वो Na होगा। जब ज्यादा विद्युत धनी Na होगा तो इसका मतलब सबसे कम जो विद्युत ऋणात्मकता होगी वो Na की हो जाएगी, सबसे कम। अगला, निम्न तत्वों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन F की होती है। क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु किसे कहा जाता है? जो प्रथम पहले वाले समूह की जितने भी तत्व होते हैं वो सब क्षारीय होते हैं, क्षारीय धातुएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर, ये कौन सी वाली है? क्षारीय मृदा धातु, BeMgCa, ये क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु आ जाए तो ये वाली LiNaK, यही क्या हो जाएंगी? यही हो जाएंगी हमारी क्षारीय धातु। 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है? धात्विक मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को दे देता है, तो वो है Li। नंबर नियोन है। नियोन क्या है? जो हमारा आखिरी होता है हीलियम, नियोन, जो आवर्त सारणी में आखिरी में रखे गए हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये सब क्या होते हैं? ये सब अक्रिय गैसें होती है। अक्रिय गैसें यानी जो किसी से क्रिया नहीं करती है, वो अक्रिय गैसें होती हैं। तो नियोन क्या है? अक्रिय गैस। यूरेनियम है। यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो ये केमिस्ट्री की एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र है MCl2। अब Cl जो है क्लोरीन, उसकी संयोजकता जो है क्लोरीन जैसे 17 परमाणु क्रमांक 2, 8, 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसका मीन्स इसकी संयोजकता जो है वो 1 हो जाएगी। जब एक क्लोरीन की संयोजकता 1 होगी तो 2 क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? एक क्लोरीन की 1, यहाँ पर क्लोरीन 2 लेके पड़े हैं, यानी यहाँ पर 2 होंगे। 2 जब यहाँ पर है तो M पे, इसका मतलब M की संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी, यानी 2 प्लस के निशान इस पर होंगे। संयोजकता 2 होगी M की, क्योंकि Cl की 1 होती है, लेकिन Cl यहाँ पर 2 हैं, तो इसलिए जब Cl यहाँ पर 2 हैं तो M की संयोजकता 2 होगी। जब M की संयोजकता 2 होगी, अब ये देखा जाएगा O का ऑक्साइड का सूत्र पूछा गया है। O का होता है 8, 2,6, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो O की संयोजकता 2 हो जाएगी। M की संयोजकता 2 होती है, O को संयोजकता 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 किसी से ले लेगा। M की 2 हो गई यहाँ से Cl2 से, और O की 2 होती है, हम सूत्र से उससे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद। तो यहाँ पर M की 2, O की 2, दोनों की 2-2 संयोजकता, तो 2, जब दोनों की 2-2 संयोजकता, अब यहाँ पर जैसे M की 2 होगी संयोजकता, यहाँ पर O की 2, लेकिन ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे, इसकी 2 इसकी 4, तो ये तो मसला गलत हो गया। यहाँ पर M की 2, O की 2, दोनों की बराबर बराबर आ गए, यानी ये मसला सही है। यहाँ पर M की 2, 2 हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 होंगी O की संयोजकता, और 3 यहाँ, तो 3 दूनी 6, तो ये तो अलग अलग गलत हो गया। ऐसे ही है 2 दूनी 4 और O की 2, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो MO इसके ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा। अगला, एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है। अब CO3 की संयोजकता 2 होती है, CO3 की संयोजकता 2 होती है। जब CO3 की संयोजकता 2 होती है तो इसके क्लोराइड का सूत्र, अब क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? क्लोरीन की 1 होती है। अब MCl, M की संयोजकता जब यहाँ पर 2 का इसके साथ जुड़ा है तो M की 2 हो गई, Cl की 1 हो गई, तिरछी गुणा हो जाएगी, 2 इधर आ जाएंगे, 1 इधर, 1 यहाँ लिखते नहीं है, और MCl2, यानी MCl2 ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होता है? Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो केमिस्ट्री की हमने जितनी भी MCQ सीरीज़ थी, जितनी भी केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे विकल्प वाले क्वेश्चन थे, वो सभी ज़्यादातर कर लिए हैं। आप लोग लगातार वीडियो से बने रहिए, चैनल से बने रहिए। अब हम जो है न्यूमेरिकल सीरीज़ करेंगे, जिसमें एक एक बहुत बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल होंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।